Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Sonu, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churi, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series, I am going to deliver a very important talk on evolution of viviparity. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं और इसका टाइटल है इवोल्यूशन ऑफ विविपैरिटी। ये टॉपिक एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए है विशेषकर, और एमएससी कोर्स के अंदर इवोल्यूशन ऑफ विविपैरिटी, इवोल्यूशन ऑफ क्लीडोइकेट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनका मैटर नई किताबों में तो नहीं मिलता है, लेकिन पुरानी जो हिस्टोरिकल बुक्स है एम्ब्रियोलॉजी की, उसके अंदर इसका मैटर जो है अवेलेबल। और सौभाग्य से हमारे डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में एम्ब्रियोलॉजी की काफ़ी पुरानी पुस्तकें 1930 की पब्लिश किताबें हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है। और इन किताबों में जो मैटर जो मुझे मिला उसको मैंने काफ़ी कंपाइल किया है। इस पावर पॉइंट को बनाने में मुझे 1 सप्ताह का समय लगा है, और एग्जाम दृष्टि से, क्योंकि एमएससी के बच्चों के एग्जाम अभी होने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो परीक्षा देंगे बच्चे, इसके अलावा और कोई कमीशन की प्रतियोगिता की परीक्षा देंगे, उसके हिसाब से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब विविपैरिटी का उद्विकास कैसे हुआ, क्योंकि जब एनिमल किंगडम का हम सर्वे करते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ से फाइलम क्लास मैमल्स की तरफ चलते हैं, तो आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो एनिमल्स है उसमें कुछ अंडे देने वाले हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो इमेच्योर एम्ब्रियो को डिलीवर करते हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो न्यूली बॉर्न बेबी को डिलीवर करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इसकी टर्मिनोलॉजी है। अंडे देने वाले एनिमल्स हैं वो जैसे ओविपेरस के नाम से जाने जाएंगे, एम्ब्रियो को जन्म देने वाले जो बच्चे हैं वो ओवो विविपेरस के नाम से जाने जाएंगे, और फुली डेवलप्ड बेबी को जन्म देने वाले जो एनिमल्स हैं वो विविपेरस के नाम से जाने जाते हैं। अब ओविपेरस से विविपेरस की तरफ एक सक्सेसिव क्रम में उद्विकास अपने को देखने को। साथ ही प्रारंभ में जो एनिमल्स थे वो एक्वेटिक हैबिटेट वाले हैं, और बाद में जो हाईली इवॉल्व्ड एनिमल हैं वो प्राय टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के हैं। इसलिए ओविपेरस एनिमल्स जो होंगे वो ज़्यादातर एक्वेटिक हैबिटेट वाले होंगे, और विविपेरस एनिमल्स जो हैं वो जनरली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले होंगे। हालांकि कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो एक्वेटिक हैबिटेट वाले हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, मेरीन वाटर में रहते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रम में इनका जो है इवोल्यूशन वो अपने को देखने को मिलेगा, और स्टेप बाय स्टेप में बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में मैं इस व्याख्यान को मैं आपसे शेयर करूंगा। ए ग्रेजुअल इवोल्यूशन फ्रॉम एक्वेटिक लाइफ टू द टेरेस्ट्रियल लाइफ टुक प्लेस इन द एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम का जब हम सर्वे करते हैं तो एक्वेटिक लाइफ से यानी जलीय जीवन से स्थलीय जीवन की तरफ एक तरह का क्रमिक उद्विकास, ग्रेजुअल इवोल्यूशन अपने को देखने को मिलता है। इन एक्वेटिक एनिमल्स रिलीज ऑफ गैमेट्स टू द वाटर इज द रूल ऑफ नेचर। अब जल में रहने वाले जो प्राणी हैं ये डेफिनेटली अपने गैमेट्स को पानी के अंदर ही निर्मुक्त करते हैं, वो चाहे ओवम हो चाहे स्पर्म हो। However, many purely aquatic groups have evolved mechanism for internal fertilization. हालांकि इस उद्विकास के दौरान कुछ प्योरली जो जलीय एनिमल्स हैं, एक्वेटिक ग्रुप्स हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म है वो भी समय के साथ साथ विकसित हुई है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज एन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल लाइफ। लेकिन वैसे देखें तो आंतरिक निषेचन की जो परिघटना है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जो परिघटना है,
ये स्थलीय जीवन व्यापन करने वाले प्राणियों के साथ एक लिंक बैठती है। यानी जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनमें डेफिनेटली इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि फ्लूइड मीडियम शुड बी प्रेजेंट। अब जो एनिमल्स फ्रेश वाटर में है, मैरीन वाटर में है, उनके लिए तो एक्वेटिक मीडियम अवेलेबल है, लेकिन जो एनिमल टेरेस्ट्रियल है, जमीन पे जो रहते हैं, अब जमीन पे पानी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनके द्वारा सिक्रीट बॉडी फ्लूइड जो होता है वो एक तरह से एक्वेटिक मीडियम का काम करेगा। जैसे मेल के अंदर सीमन का प्रोडक्शन, तो सीमन है ये अपने आप में एक एक्वेटिक मीडियम है और इसके अंदर स्पर्म की मूवमेंट होती है। इसी तरह फीमेल के द्वारा जो जेनाइटल ट्रैक्ट है उसके द्वारा भी फ्लूइड सिक्रीट होता है, वो भी एक जेनाइटल पैसेज को लुब्रिकेट करने का काम करता है, स्पर्म्स की मूवमेंट में भी वो हेल्प करता है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, इनमें बॉडी द्वारा सिक्रीट जो फ्लूइड है वो एक तरह से एक्वेटिक एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन। In most animals, internal fertilization combined with the immediate release of the eggs to the exterior. और प्राय देखा गया है कि जिन एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें हाथों हाथ ओवरी के द्वारा ओवुलेशन की परिघटना देखने को मिलती है, क्योंकि मेल गैमेट जो होता है उसका लाइफ स्पैन बहुत कम है। फीमेल गैमेट का तो लाइफ स्पैन फिर भी देखने को मिलेगा, लेकिन मेल गैमेट जो होते हैं वो रिलीज होने के बाद में मुश्किल से 24 से 48 घंटे तक ही वो जिंदा रह पाते हैं। इन विट्रो में तो इनकी लाइफ 2-3 घंटे तक की होती है। फीमेल बॉडी में एंटर करने के बाद में जरूर ये 2 से 3 दिन तक ये जिंदा रहते हैं। इसलिए फर्टिलाइजेशन में ये भी एक कंडीशन है कि मेल और फीमेल गैमेट जो है इसके रिलीजिंग में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। इनकी रिलीजिंग है वो एक पर्टिकुलर टाइम में होनी चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी घटे। अदरवाइज तो मेल गैमेट की लाइफ स्पैन बहुत कम है और उनकी इमीडिएट डेथ हो जाती है और अंडे तक वो पहुंच ही नहीं पाते। However, among many invertebrates and vertebrates, further development have led to the fertilized egg being retained for shorter or longer period in the body of mother, resulting in viviparity or oviparity. अधिकांश इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में ये देखा गया है कि फर्टिलाइजेशन के तुरंत पश्चात अंडों को कुछ समय के लिए यूट्रस में रखा जाता है या लंबे समय के लिए यूट्रस में रखा जाता है। तो जिन एनिमल्स में थोड़े समय के लिए फर्टिलाइज्ड जाइगोट को यूट्रस में रखा जाता है तो उनके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं और ये इमेच्योर एम्ब्रियो जो होते हैं ये फिर बॉडी के बाहर डिलीवर होता है। और जिनको लंबे समय तक इनका डेवलपमेंट यूट्रस में होता है उनमें फिर प्लेसेंटा नामक रचना बन जाती है। तो जिनमें थोड़े समय के लिए एग को बॉडी के अंदर रिटेन किया जाता है वो एनिमल्स डेफिनेटली ओविविपेरस कैटेगरी के होते हैं, और जिसमें लंबे समय तक टिल पार्ट्यूलेशन या टिल डिलीवरी वह प्रक्रिया तक इन डेवलपिंग एग्स को रखा जाता है तो डेफिनेटली वो एनिमल्स विविपेरस की कैटेगरी में आते हैं। The bearing of young ones developed from the eggs which have been retained in the mother body, but without any close tissue connection between these two for the supply of extra nourishment to the embryo is known as ovoviviparity. अब यह देखा गया है कि जिन एनिमल्स के यूट्रस में फर्टिलाइज जाइगोट को थोड़े समय के लिए रखा जाता है उनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तो हो जाएगा, इमेच्योर एम्ब्रियो बन जाएंगे, कोई लार्वल स्टेज है वो बन जाएगी, लेकिन इस एम्ब्रियो का फीमेल बॉडी के यूट्रस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, विलाई टाइप का कोई कनेक्शन नहीं होता है, और कनेक्शन नहीं होने के कारण इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो फीमेल बॉडी से नहीं मिल पाता है और इस तरह की जो परिघटना होती है ये ओविविपैरिटी की श्रेणी में आती है। True viviparity is achieved when the embryo establishes a direct connection with the maternal body so that nutrition can pass from mother to embryo. अब ये देखा गया कि जिन प्राणियों में विविपैरिटी पाई जाती है, जिसके अंदर विविपैरिटी की स्थापना हो जाती है, उनमें डेवलपिंग एम्ब्रियो
गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के साथ, गर्भाशय के एपिथेलियम के साथ एक क्लोज कॉन्टैक्ट बना लेते हैं और यही क्लोज कॉन्टैक्ट आगे चलकर प्लेसेंटा नामक रचना में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब डेवलपिंग एम्ब्रियो और यूट्रस की वॉल के बीच में जब ये कनेक्शन हो जाता है तो मदर के द्वारा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, वो मदर से डेवलपिंग एम्ब्रियो में ट्रांसफर होती रहती है और न्यूट्रिएंट जब डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलता है तो एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है और एक फुली मैच्योर बेबी के रूप में फिर डिलीवरी होती है। दिस कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड in most of the animals by means of an organ known as placenta। और अधिकांशतया प्राणियों में जो एम्ब्रियो और यूट्रस के बीच में जो कनेक्शन है, इसमें कनेक्शन में एक विशेष रचना है वो डेवलप होती है और ये रचना प्लेसेंटा के नाम से जानी जाती है। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है, प्लेसेंटा कितनी टाइप के होते हैं, इसके लिए मैंने एक डिटेल व्याख्यान पहले मैं डिलीवर कर चुका हूँ। तो जो विद्यार्थी प्लेसेंटा की फिजियोलॉजी के बारे में जानना चाहे वो प्लेसेंटा का जो वीडियो है उसको जरूर वॉच करें। इन द एनिमल्स इन विच द प्लेसेंटा आर डेवलप्ड द इंक्रीज इन वेट ऑफ द एम्ब्रियो इज मच ग्रेटर। और जिन एनिमल्स में प्लेसेंटा नामक रचना बन जाती है उनमें एम्ब्रियो में डेवलपमेंट के दौरान उनके बॉडी वेट में भी ग्रोथ होती है, मास में भी ग्रोथ होती है और ये ग्रोथ ओविपेरस और ओवोविपेरस प्राणियों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। अपने ह्यूमन को ही जैसे देखें तो एक हेल्दी बेबी जो होता है वो कम से कम 3 kg का होता है या 6 पाउंड का होता है। इसी तरह हायर कैटेगरी के मैमल्स हैं जिसमें जिराफ है, जैसे हाथी है, इनके बच्चे तो जन्म के समय कम से कम 70-80 kg के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the eggs of placental mammals are very small, but an increase in weight of young occurs enormously at the time of birth। अब जितने भी प्लेसेंटल एनिमल्स होंगे इनके अंडों में प्राय योग की मात्रा बहुत कम होती है, यानी इनके अंडे या तो एलेसिथल टाइप के होते हैं या ओलिगोलेसिथल टाइप के होते हैं। अब अंडों में जब योग नहीं होता है तो ये अंडे डेवलपिंग एम्ब्रियो को पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए इन प्राणियों के अंदर प्लेसेंटा नामक जो विशेष रचना है ये विकसित होती है और इस प्लेसेंटा के द्वारा ही इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। बोथ ovoviviparity and viviparity adaptation have resulted in reduction of the number of offsprings, apparently a consequence of the protection against the environment, including predation, that the mother affords the embryo। अब ये भी देखा गया है कि जो एनिमल्स ओविपेरस टाइप के होते हैं उनमें एग प्रोडक्शन इनॉर्मस नंबर में होता है। कई एनिमल तो ऐसे हैं जो एक ब्रीडिंग सीजन में 5-5 लाख 10-10 लाख अंडे देते हैं, लेकिन इन 10 लाख अंडों में 95% जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उनकी डेथ हो जाती है, यानी इनमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, पेरेंटल केयर नहीं है। लेकिन जो जो अपन ओविपेरस से ओविपेरस की तरफ शिफ्ट होते हैं या विविपेरस की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि इन एनिमल्स में एग का प्रोडक्शन बहुत कम है। एग का प्रोडक्शन बहुत कम है तो मैटरनल केयर यहाँ देखने को मिलेगा, पैटर्नल केयर यहाँ देखने को मिलेगा। अपने मनुष्यों का एग्जाम्पल देखो, मनुष्य में जनरली जैसे एक ही बच्चा होता है, कई बार जुड़वा बच्चे हो जाते हैं और उस बच्चे के लालन पालन में कम से कम 5 साल तक मदर फादर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो कितना जबरदस्त मैटरनल केयर और पैटर्नल केयर मैमल्स के केस में देखने को मिलता है। पक्षियों में भी बहुत जबरदस्त पेरेंटल केयर। बर्ड्स में जब देखा होगा एग लेइंग जब हो जाती है तो उसके बाद अंडों को इंक्यूबेट किया जाता है और ये इंक्यूबेशन मेल फीमेल दोनों के द्वारा बारी बारी से किया जाता है। इन अंडों में हैचिंग होने बाद में जो चूजे निकलते हैं, चूजों को फिर ये फीडिंग कराई जाती है, फिर ये अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। लर्निंग का जो पार्ट है वो उनके पेरेंट्स ही सिखाते हैं। तो कितना जबरदस्त
पेरेंटल केयर आपको बर्ड्स के केस में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिन एनिमल्स में लाखों की संख्या में अंडे दिए जाते हैं, उन लाखों एम्ब्रियो की देखभाल एक पेरेंट्स के बस की बात नहीं है। तो उन प्राणियों में मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। और हायर कैटेगरी में जन्म दर कम है, लेकिन पैतृक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम होती है। Viviparous and the production of large yolky eggs may be considered as adaptation that improve the chances that the individual embryo will survive until reproduction age। और ये देखा गया है कि जो एनिमल्स विविपेरस हैं, उनके अंडे प्राय कम योक वाले होते हैं। कुछ प्राणियों में अंडों में योग की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और इन अंडों में योग इतनी मात्रा में होता है कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में कैपेबल है। और इस तरह के जो अंडे हैं ये क्लीडोइक एग के नाम से जाने जाते हैं। तो रेप्टाइल्स के जो अंडे हैं ये सबसे पहले क्लीडोइक एग है। इसके बाद बर्ड्स, इनके अंडे क्लीडोइक एग है। इसी तरह प्रोटोथीरिया के जो अंडे हैं ये भी क्लीडोइक एग है, और इन अंडों में बहुत प्रचुर मात्रा में योग भरा रहता है। अब एक ऑस्ट्रिच का अंडा यदि आप देखो, सिंपली एक ऑस्ट्रिच के अंडे का जो वजन है वो 1.5 से 2 किलो, और इस अंडे के अंदर इतने मिनरल्स हैं, इतने न्यूट्रिएंट्स हैं कि वो एक ऑस्ट्रिच के बच्चे के डेवलपमेंट में जितनी एनर्जी चाहिए, जितना पोषण चाहिए, वो सारा पोषण इस अंडे के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो नेचर ने कितना जबरदस्त एक तरह का अडेप्टेशन है वो प्रोवाइड किया है एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए, एनिमल्स के डेवलपमेंट के लिए। The first step in the evolution of viviparity in the various taxonomic groups of animals may have been the retention of yolky eggs in the genital tract of the female। अब पूरे एनिमल किंगडम का जब हम सर्वे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ये बात देखने को मिलती है कि विविपेरिटी के उद्विकास के दौरान संभवतः जो अंडे वाले मतलब योक वाले जो अंडे हैं, इनको जेनाइटल ट्रैक्ट में रखना प्रारंभ किया गया, क्योंकि प्लेसेंटा है ये शरीर के बाहर नहीं बनेगा। हालांकि इसमें कुछ आपको एक्सेप्शन मिलेंगे आपको। कई एनिमल ऐसे भी हैं जिसमें अंडे एनिमल की पीठ के साथ जैसे स्किन के साथ अटैच हो जाते हैं, और स्किन के द्वारा उनको न्यूट्रिशंस मिलता रहता है। कुछ एनिमल्स में गिल्स की जो खांच होती है, उस खांच के अंदर अंडे है वो अपना कनेक्शन बना लेते हैं। इन दिस फॉर्म viviparity primarily serve to protect the developing embryo which still feeds upon you। अब इस स्टेटमेंट से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो कि विविपेरिटी का जो प्राथमिक जो मकसद है, उसका मेन मकसद ये है कि विकसित हो रहे एम्ब्रियो की सुरक्षा कैसे करें। इन लेटर इवोल्यूशनरी स्टेज द मदर सप्लाई एडिशनल फूड फॉर द एम्ब्रियो। अब इसके बाद में जो और डेवलपमेंट की जो स्टेज मिली है, इवोल्यूशन की जो स्टेज मिली है, उसमें डेफिनेटली मदर के द्वारा अपने डेवलप एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन है प्रोवाइड किया जाता है, भोजन है वो प्रोवाइड किया जाता है। दिस ट्रेंड हैज रीच्ड इट्स हायर डेवलपमेंट इन प्लेसेंटल मैमल्स व्हिच हैव रिवर्टेड टू प्रोड्यूसिंग एग्स पर्टिकुलरली विदाउट एग। अब ये जो जो इवोल्यूशन चलता रहा, तो अत्यधिक विकसित जो स्तनधारी प्राणी है, मैमल्स हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्लेसेंटा है वो पाया जाता है, और इस प्लेसेंटा के द्वारा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, प्रॉपर केयरिंग होती है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई होती है, हार्मोन की सप्लाई होती है, और पूरे डेवलपिंग एम्ब्रियो को एक तरह से प्रोटेक्शन है वो मिल जाता है। लेकिन इन एनिमल्स में जो अंडे जो रिलीज होंगे, उन अंडों में योग की मात्रा बहुत कम होती है। अब चाहे आप हाथी का ओवम देख लो, चाहे चूहे का ओवम देख लो, दोनों के ओवम की साइज लगभग बराबर है। अब ये नहीं कि हाथी 10 फीट का है तो इसका अंडा कम से कम 1 फीट का होगा, ऐसा नहीं है। हाथी का ओवम है वो भी मुश्किल से कोई 2-3 mm होता होगा। इसी तरह चूहा दिखने में मान लीजिए बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो ओवम है वो भी मुश्किल से 1 या 2 mm का होता है। इसलिए ये अंडे एलेसितल है, लेकिन इनके गर्भाशय में प्लेसेंटा नामक रचना बन जाती है, जो एक नेचर का बहुत ही जबरदस्त इवोल्यूशन का एक
बेस्ट एग्जाम्पल है। Therefore, the developing embryo needs extra nutrition, and this supply continues up to the development of highly evolved viviparous animals, which produces L-acetal eggs and placental structures developed to solve this problem. इसलिए अत्यधिक विकसित जो एम्ब्रियो है, हाईली डेवलप्ड जो एम्ब्रियो है, इनको अतिरिक्त पोषण की आपूर्ति के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए प्लेसेंटा नामक रचना का विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। और हाईली इवॉल्व्ड एनिमल्स जो है, मैमल्स हैं, उनके अंदर ये प्लेसेंटा नामक रचना अत्यधिक विकसित प्रकार की होती है। इसका पूरा डिटेल आप प्लेसेंटा के वीडियो में आप देख सकते हैं। ये तो एक सामान्य परिचय था, जनरल इंट्रोडक्शन है कि विविपेरिटी का इवोल्यूशन कैसे हो। अब इसके स्टेप बाय स्टेप अपन चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक का सेकंड जो एस्पेक्ट है, दैट इज स्टेप्स इन इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी है। अब ये जो इवोल्यूशन की जो स्टेप है, इसको 5 पदों में मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। सबसे पहले एक्वेटिक लाइफ, जलीय जीवन। सबसे पहले पृथ्वी पर जलीय प्राणियों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इसके बाद रिटेंशन ऑफ एग्स इनसाइड द बॉडी, अंडे दिए, उनको शरीर के अंदर रखना प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद में ओविपेरिटी का उद्विकास हुआ, और सबसे लास्ट में फिर विविपेरिटी का उद्विकास हुआ। तो ये जो विविपेरिटी का जो इवोल्यूशन है, ये कुल मिला के 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। aquatic life, then terrestrial life, then retention of eggs inside the body, इसके पश्चात में ovoviviparity, और इसके पश्चात में viviparity। सबसे फर्स्ट स्टेप aquatic life। फर्स्ट लाइफ वाज ओरिजिनेटेड इन वाटर। ये अपन जानते हैं कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ सूरज के द्वारा, तो सबसे पहले जलीय जीवन ही बना, उसके बाद स्थलीय जीवन बना। इसलिए क्लासिफिकेशन जो है, उसमें भी सबसे पहला फाइलम है वो प्रोटोजोआ, और जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, ये ज्यादातर एक्वेटिक लाइफ ही निभाते हैं, कुछ पैरासाइट्स को छोड़। aquatic animals always lays their eggs in the water and entire development takes place in it। और जितने भी जलीय प्राणी हैं, ये अपने अंडे प्राय पानी के अंदर ही रिलीज करते हैं, और पूरा डेवलपमेंट जो होता है वो जल के अंदर ही संपन्न होता है। एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स, अमाउंट ऑफ yolk डिक्लाइंस। अब जो जो परिवर्तन होता है, योग की मात्रा कम होती जाती है। एंड सोर्स ऑफ शुगर डिक्रीजेस, और ग्लूकोज के जो स्रोत है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। बट द कंटेंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इंक्रीज, लेकिन इन अंडों में नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये अमोनोटेलिक होते हैं, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं या यूरिकोटेलिक होते हैं। These animals have faced several natural calamities। अब जल में लाखों की संख्या में अंडे रिलीज हो गए, तो इन प्राणियों को प्राकृतिक आपदाओं का, प्राकृतिक विपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। सो सर्वाइवल रेट इज वेरी लेस, इसलिए इनमें उत्तरजीविता की जो दर होती है ये बहुत कम होती है। हेंस दे हैव टू कैपेसिटी ऑफ इनॉर्मस प्रोडक्शन ऑफ एग। इसलिए इन प्राणियों में अप्रत्याशित संख्या में अंडों को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। अब जलीय जीवन के बाद में फिर स्थलीय जीवन, टेरेस्ट्रियल लाइफ। When aquatic animals shifted their life to terrestrial habitat, they faced the paucity of water। अब जलीय जीवन से जब स्थलीय आवास की तरफ इन प्राणियों की शिफ्टिंग हुई, तो इन प्राणियों को जल की उपलब्धता की समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि जलीय जीवन है, एक्वेटिक लाइफ है, तो वहां पर पानी है, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में
पानी की प्राय स्कैरसिटी देखी जाती है, पॉसिटी देखी जाती है। टू फेस दिस सिचुएशन 3 डिवाइसेज अपीयर्स अमंग फिश। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए इन प्राणियों में 3 युक्तियां जो है वो देखी गई है। इसमें पहली डिवाइस है टू ले द एग्स इन वाटर, यानी एनिमल तो स्थलीय है लेकिन ये अपने अंडों को जल की सतह पे देते हैं, जल के अंदर देते हैं, जैसे इंसेक्ट। इसी तरह टू ले द एग इन ह्यूमिड प्लेस, कुछ प्राणियों में नम जो मिट्टी होती है जहां पर मिट्टी गीली होती है, नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, इस नमी वाली जगह में इन अंडों को दिया जाता है, जैसे टॉर्टोइस। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ क्लीडोइक एग्स, फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो कुछ प्राणियों में क्लीडोइक अंडों का उत्पादन होता है, और क्लीडोइक अंडे जो होते हैं इनमें योग की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और योग की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में सक्षम होती है, और इसके बेस्ट एग्जांपल है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो सबसे पहले जो क्लीडोइक अंडे है वो रेप्टाइल्स में ही बने, इन्हीं रेप्टाइल से बर्ड्स की ओरिजिन हुई, इसी रेप्टाइल से प्रोटोथीरियन मैमल्स की ओरिजिन हुई। इसलिए बर्ड्स और प्रोटोथीरिया इन दोनों के जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं ये रेप्टाइल्स ही है। थर्ड डिवाइस इसमें स्टेप है रिटेंशन ऑफ एग्स इनसाइड द बॉडी। In cleidoic eggs, we have seen direct type of development in which there were no any larval stage. और जिन प्राणियों में क्लीडोइक अंडे होते हैं इनके अंदर प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, और प्रत्यक्ष परिवर्तन जब होता है तो उसके अंदर कोई लार्वल स्टेजेस अपने को देखने को नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल इन साइप्रिनोडोंट फिशेस एग्स आर रिटेन इनसाइड द बॉडी। तो साइप्रिनोडोंट मछलियां जो होती है इनमें फर्टिलाइज अंडों को शरीर के अंदर रखा जाता है। सेलामेंडर शो ए टाइप ऑफ नियोटेनी, सेलामेंडर है उसके अंदर चीर भ्रूणता पाई जाती है, नियोटेनी पाई जाती है। नियोटेनी में क्या होता है कि लार्वा जो होता है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और लैंगिक प्रजनन करने लग जाता है, और इसमें लार्वल करेक्टर्स हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं, और इनके फिर अगले साल जाके फिर मेटामॉर्फोसिस है वो देखने को मिलता है। तो सेलामेंडर में जैसे एक्सोलोटल लार्वा है, अब एक्सोलोटल लार्वा है वो लार्वल स्टेज के अंदर ही बना रहेगा, यानी रिटेंशन ऑफ लार्वल करेक्टर इज कॉल्ड एज नियोटेनी। और ये लार्वा जो होता है फिर अगले साल जब इसमें थायराइड ग्लैंड डेवलप हो जाएगी, थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन प्रारंभ हो जाएगा, तब इसके अंदर कायांतरण की परिघटना होती है और ये अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। चौथी स्टेप है इसमें अविविपैरिटी। It is the situation between aviparity and viviparity. तो अविविपैरिटी की जो परिघटना है ये ओविपेरस और विविपेरस के बीच की है, एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है। These animals are basically oviparous in nature, but to get nourishment they depends upon secretions of uterus and mucosal secretion. अब ओविपेरस जो एनिमल्स हैं ये प्राय अंडे ही देते हैं, लेकिन डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशंस के लिए इनको गर्भाशय के द्वारा स्रावित तरल पे डिपेंड करना पड़ता है, म्यूकोसल सिक्रीशन पे निर्भर होना पड़ता है। प्लेसेंटा टाइप स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन देम, बट दे फॉर्म ए ट्रोफोनिमेटा टाइप स्ट्रक्चर विच इज एन इंडिकेशन ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम ओविपैरिटी टू विविपैरिटी। अब इन एनिमल्स में प्लेसेंटा नामक रचना तो नहीं बनती है, लेकिन एक तरह की पोषक रचना, एक तरह की न्यूट्रिटिव जो सबस्टेटम मान लो, न्यूट्रिटिव मेम्ब्रेन मान लो, न्यूट्रिटिव बेसमेंट एरिया मान लो, वो इसके अंदर विकसित हो जाती है, जिसको ट्रोफोनिमेटा के नाम से जाना जाता है। और ट्रोफोनिमेटा का बनना ये ओविपेरस नेचर का विविपेरस नेचर की तरफ शिफ्टिंग का एक तरह का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इंडिकेशन है। और लास्ट जो स्टेज है इसमें दैट इज विविपैरिटी। इन दीज एनिमल्स द एंटायर डेवलपमेंट टुक प्लेस इनसाइड द यूट्रस एंड टू गेट नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन दे डेवलप्स ए प्लेसेंटा टाइप स्ट्रक्चर। विविपैरिटी है ये इवोल्यूशन की अंतिम स्टेज है।
इन प्राणियों में भ्रूण का टोटल परिवर्तन शरीर के अंदर गर्भाशय में होता है, यूट्रस में होता है, और इस यूट्रस के द्वारा इनको अतिरिक्त पोषण मिलता है, एम्ब्रियो को सुरक्षा मिलती है, हार्मोनल सीक्रेशन इनको मिलता रहता है। दिस प्लेसेंटा इज एन यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ विविपेरस एनिमल्स। और जो सजीव प्रजनक प्राणी है, विविपेरस प्राणी है, उनमें प्लेसेंटा का पाए जाना एक विशेष एडेप्टेशन है। इस फिगर में देखते हो सुअर को जैसे, और सुअर के अंदर ये कितने कम से कम 7-8 बच्चे हैं इसमें, और ये विविपेरिटी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो कुल मिला ये विविपेरस की जो विविपेरिटी की परिघटना है, इनका विकास डेफिनेटली 5 स्टेज में हुआ है। अब विविपेरिटी, अब चूंकि इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जो हैं इनमें विविपेरिटी प्राय नहीं पाई जाती। हाँ, पॉलीएम्ब्रियोनी जरूर मिलती है। कई बार लार्वा के अंदर लार्वा बनता है, जैसे फेस्यूला हिपेटिका की लाइफ साइकिल आपने यदि पढ़ी हो तो उस फेस्यूला की लाइफ साइकिल में 5 लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहला मीरासीडियम लार्वा, इसके बाद स्पोरोसिस लार्वा, फिर रेडिया लार्वा, फिर सर्केरिया लार्वा, फिर मेटासर्केरिया लार्वा। तो इन लार्वा में देखा गया कि रेडिया लार्वा जो है इसकी बॉडी के अंदर ही रेडिया लार्वा बन जाता है, यानी लार्वा के अंदर लार्वा। इसी तरह सर्केरिया लार्वा के अंदर भी सर्केरिया लार्वा बनने प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो फिनोमिनन है ये पॉलीएम्ब्रियोनिक कहा जाता है। पौधों में भी कई बार होती है। कई बार अपन नारियल जैसे लाते हैं, पानी का नारियल, और उस नारियल को जब भदाते हैं तो नारियल की जो गट होता है उस गट के अंदर एक छोटा नारियल और निकलता है। तो ये भी एक पॉलीएम्ब्रियोनिक का एग्जाम्पल है। कई बार ह्यूमन में भी विचित्र परिघटना है। मान लो किसी लेडी के जैसे बच्ची डेवलप हो रही है और ये देखा गया कि उस विकसित हो रही बच्ची के गर्भाशय में भी वो बच्चा डेवलप हो रहा है। तो मदर के यूट्रस में बेबी है, उस बेबी के यूट्रस में भी बेबी है। ये भी एक तरह का पॉलीएम्ब्रियोनिक का एग्जाम्पल है। तो कितना एक अजीब संयोग है जो एनिमल किंगडम में देखने को मिलता है। इन म्यूस्टेलस यूट्रस वॉल इज स्मूथ एंड म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल। तो म्यूस्टेलस जो मछली होती है, इस मछली की जो गर्भाशय की जो भित्ति है ये चिकनी होती है, लेकिन इसकी भित्ति में म्यूकस का स्राव करने वाली कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। इन एकेंथेसियास सेवरल फोल्ड्स आर प्रेजेंट इन द यूट्रस। और एकेंथियास जो मछली है इसके गर्भाशय में अंगुली के समान परवर्ध पाए जाते हैं, फोल्ड्स पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं, और ये फोल्ड है ये एक तरह से विलाई की तरह ये भूमिका निभाते हैं। इन टॉर्पीडो एंड ट्राइकॉन यूट्राइन वॉल कन्वर्टेड इनटू विलाई टाइप स्ट्रक्चर। तो प्राय देखा गया कि जो विद्युत मछलियां जो होती है टॉर्पीडो और ट्राइकॉन, इनकी गर्भाशय की भित्ति के अंदर अंगुली रूपी रचनाएं बन जाती है, विलाई के समान रचनाएं है वो बन जाती है। इन टेरोप्लेसिया long villi develops which penetrate into its spiracle called as trophonimator। और टेरोप्लेसिया में देखा गया कि इसके अंदर लंबी विलाई है वो विकसित होती है। ये लंबी विलाई इसके स्पाइरिकल्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है और ये रचनाएं ट्रोफोनिमेटा के नाम से जानी जाती है। इन मिलियोबैट्स यूट्राइन सरफेस फॉर्म सुपरफिशियल मिल्क ग्लैंड। तो मिलियोबैट्स जो मछली होती है जिसको गिटार फिश बोलते हैं, अब इसमें गर्भाशय की जो भित्ति है इसके अंदर दुग्ध ग्रंथियां हैं वो पाई जाती है, मिल्क ग्लैंड है वो पाई जाती है। इन मिल्क ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है ये डेवलप एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। इन लेमना कॉर्निविका आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ यॉक न्यूट्रिएंट रिसीव्ड बाय ओवरी एंड इट पासेस टू यूट्रस थ्रू द ओविडक्ट। तो लेमना कॉर्निविका में प्राय देखा गया कि योग के अवशोषण के पश्चात ओवरी के अंदर इसका न्यूट्रिशन आता है और ओवरी से ये न्यूट्रिशन ओविडक्ट के द्वारा फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो को शिफ्ट होता है। वेरी टेंगल्ड, जहाँ इसको निकल लिया जाता है। इट रिजल्टेड इनटू इंक्रीज साइज ऑफ कार्डियक स्टोमक। तो इसका परिणाम क्या होगा कि ये जो मछलियां हैं इनका जो आमाशय जो होता है, आमाशय का कार्डियक जो पार्ट है वो विशेषकर बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है,
एक स्पेशल एडेप्टिव स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये रचना यॉर्क स्टोमक के नाम से जाना जाता है। तो एनिमल्स में स्टोमक के आपने जैसे 3 पार्ट के नाम सुने होंगे, कार्डियक स्टोमक, फंडिक स्टोमक, पाइलोरिक स्टोमक। इसके अलावा ऊँट वगैरह होते हैं, इसके अंदर रूमन नामक रचना भी पाई जाती है। इनसाइड के अंदर एक फिल्टर चैम्बर नामक स्पेशल रचना पाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो स्टोमक का ये जो पार्ट है जो विशेष रूप से अडेप्ट हुआ है, अनुकूलित हुआ है, इसको यॉर्क स्टोमक के नाम से जाना जाता है। इन जुगोनेक्टिकस विलाई converted into proctodium outgrowth called as trophoteny, they act as gills like structure. तो जुगोनेक्टिकस में जो होती है ये विलाई एक अतिवृद्धि के रूप में परिवर्तित हो जाती है और ये अतिवृद्धि के समान जो रचना है ये ट्रोफोटेनी के नाम से जानी जाती है और ये गिल्स के समान रचना के रूप में ये कार्य करती है। तो ये मछलियों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो मछलियों में हालांकि ट्रूली प्लेसेंटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपने देखा इनमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो फीमेल बॉडी के साथ है, गर्भाशय की वो एपिथेलियम हो सकती है, गिल्स की लैमिला हो सकती है, वहां पर ये अटैच हो जाती है। तो एम्ब्रियो का बॉडी के साथ अटैचमेंट है, ये एक तरह से प्लेसेंटा के उद्विकास का एक इंडिकेशन है। और कोई भी चीज जब किसी भी सरफेस के साथ अटैच हो जाती है तो इसके अंदर गैसों का, न्यूट्रिशन का जो आदान प्रदान है वो डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा संपादित। अब स्पीशीज के बाद में फिर नेक्स्ट क्लास आती है एम्फीबिया। तो एम्फीबिया के अंदर क्या विविपैरिटी पाई जाती है, इसके कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपसे यहाँ शेयर करूंगा। मोस्ट एम्फीबियंस आर ओविपेरस एंड एग्स आर लेड इनवर्टेड। अधिकांश जो एम्फीबियंस हैं ये अंडे देने वाले प्राणी हैं और ये अपने अंडों को पानी के अंदर ही रिलीज करते हैं। इन जिम्नोफायोना नेक्टोफ्रिनोइडीज eggs are retained in oviduct where they develop. तो जिम्नोफाइना और नेक्टोफ्रिनोइडीज जो होते हैं इनमें अंडे अंडवाहिनी में रखे जाते हैं, ओविडक्ट में ही रखे जाते हैं जहां इनका विकास होता है। In Salamander, after yolk absorption, nutrients continue, but due to cannibalistic nature, few members remains alive. अब सैलामेंडर भी जो होता है इसमें योग का अवशोषण है वो लगातार जारी रहता है, लेकिन इन सैलामेंडर में कैनिबलिस्टिक की परिघटना भी पाई जाती है, यानी ये अपने एम्ब्रियो को ही खा जाते हैं। परिणाम क्या होगा, इनमें जिंदा सदस्य जो होते हैं बहुत कम संख्या में रहते हैं। Due to cannibalistic nature, few members remains alive. In these animals, sometimes non-developing eggs are used by developing animals. और कई बार ये भी देखा गया है कि मान लीजिए एक सैलामेंडर के द्वारा 10 अंडे दिए गए और 10 अंडों में केवल 2 अंडों में तो प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है और बाकी के जो 8 अंडे हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट या तो अरेस्ट हो गया है या डेवलपमेंट उनका सीज हो गया है, उन विकसित नहीं हो रहे जो अंडे हैं, इन अंडों को विकसित हो रहे एम्ब्रियो के द्वारा काम में ले लिया जाता है। यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो नॉन डेवलपिंग एग जो होते हैं उनको भोजन के रूप में उनको काम में ले लेते हैं, उनके द्वारा इनको पोषण की सप्लाई हो जाती है। इन पाइपर डॉर्सिजेरा, eggs deposited on armpit of female and they attached with highly vascular skin from which they absorb oxygen and RBC. तो पाइपर डॉर्सिजेरा जो मेंढक है इसमें क्या होगा, फीमेल की जो डॉर्सल सरफेस है उस पर सैकड़ों की संख्या में अंडे है वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं और मेंढक की जो स्किन है ये हाईली वेस्कुलर होती है, इसलिए एम्फीबियंस में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी पाए जाते हैं। जब ये हाइबरनेशन में होते हैं तो जमीन के अंदर रहते हैं और इसकी स्किन के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता रहता है और इसके अलावा इसमें ब्लड सप्लाई भी बहुत जबरदस्त होती है। तो इस हाईली वेस्कुलर स्किन के होने के कारण ये जो डेवलपिंग एग्स है ये त्वचा के द्वारा ऑक्सीजन की प्राप्ति करते रहते हैं, RBC की प्राप्ति करते रहते हैं। आफ्टर 8 to 2 days यंग्स आर डेवलप्ड। अब ये जो फीमेल मेंढक है ये लगभग 82 दिन तक इन अंडों को
अपनी पीठ पर ली हुई ये घूमती रहती है। ये एक पेरेंटल केयर का भी बेस्ट एग्जाम्पल। और यहाँ पर जो इस मेंढक की जो त्वचा है ये एक तरह से न्यूट्रिशन सप्लाई में काम में आ रही है, या यूँ कह सकते हैं कि इस मेंढक की जो स्किन है वो एक तरह से प्लेसेंटा के समान कार्य कर रही है। इसके पश्चात में विविपैरिटी इन रेप्टाइल्स। अभी स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। सबसे पहले तो आपने पीसीज के एग्जाम्पल देखें, इसके बाद में आपने एम्फीबिया के एग्जाम्पल देखें, इसके बाद आप रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल आप देखोगे। जनरली रेप्टाइल्स आर अविपेरिश। तो सामान्यतः रेप्टाइल्स जो होते हैं ये अंडे देने वाले प्राणी हैं। दीज आर सेल्ड एग्स। और रेप्टाइल्स के जो अंडे होते हैं इस पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, और इस तरह के जो अंडे होते हैं ये क्लीडोइक एग के नाम से जाने जाते हैं, विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलप एम्ब्रियो। और ये विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। इन सम रेप्टाइल्स विविपैरिटी एग्जिस्ट लाइक वाइपर एंड सम लिजर्ड्स। और कुछ रेप्टाइल्स में जैसे वाइपर सांप है, जैसे कुछ छिपकलियां हैं, इसके अंदर विविपैरिटी घटना पाई जाती है। बाकी सांप तो अंडे देते हैं, लेकिन वाइपर जो होते हैं ये इमेच्योर जो स्नेक के बच्चे हैं उनको ये डिलीवर करते हैं। अब रेप्टाइल के बाद बर्ड्स। तो बर्ड्स में प्राय विविपैरिटी नहीं पाई जाती। पक्षी है ये अविपेरिश है, लेकिन पक्षियों में पेरेंटल केयर बहुत जबरदस्त। इनके अंडों को इंक्यूबेट किया जाता है तो बारी बारी 2-2 घंटे से मेल से रही है, फिर फीमेल से रही है, फिर मेल इंक्यूबेट कर रही है, फीमेल इंक्यूबेट करती है, और नाइट के समय तो फीमेल है वो इंक्यूबेट करती है। तो पैतृक रक्षण का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो मेरे हिसाब से पक्षियों के केस में देखने को मिलेगा। और एबीज के बाद में फिर क्लास मैमल्स आती है, और मैमल्स में विविपैरिटी की परिघटना है हाईली डेवलप्ड है। हाईली डेवलप्ड प्लेसेंटा इस क्लास के सदस्यों में पाए जाते हैं। इन मैमल्स एक्सेप्ट मोनोट्रीमेटा एक्स आर एलेसिथल टाइप। तो मैमल्स में जो क्लास है, सब क्लास है, जैसे प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। तो प्रोटोथीरिया इनको मोनोट्रीमेटा के नाम से भी जाना जाता है, और ये अंडे देने वाले स्तनधारी है, एग लेइंग मैमल्स हैं, जैसे डकबिल प्लेटिपस। तो इनके अंडे हैं उनमें तो योग की मात्रा जरूर ज्यादा होगी, लेकिन प्रोटोथीरिया के अलावा जो क्लासेस हैं उनके अंडे जो होते हैं वो एलेसिथल टाइप के होते हैं, और एलेसिथल टाइप के होने से ये पूरे डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं होते हैं। Therefore, developing embryo established a connection with uterine wall by means of placenta. इसलिए इन प्राणियों में विकसित हो रहा जो भ्रूण है यह गर्भाशय की भित्ति के साथ एक तरह का स्थायी कनेक्शन है वो बना लेता है, और यही कनेक्शन आगे चलकर प्लेसेंटा नामक रचना में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेसेंटा इज ए यूनिक डिवाइस एंड अडेप्टेशन टू फेस ऑल एडवर्स कंडीशन। और प्लेसेंटा है कि ये बहुत ही जबरदस्त युक्ति है, एक तरह का विशेष अनुकूलन है, और प्रतिकूल परिस्थितियों से भी डेवलपिंग एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन होगी। प्लेसेंटा इज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड विच एग्जिस्ट अप टू पार्टिवेशन। और प्लेसेंटा चूंकि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन ये टेम्परेरी ग्लैंड है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय ये बनती है और डिलीवरी के पश्चात ये समाप्त हो जाती है। तो मनुष्य के इसमें यदि देखें तो प्रेगनेंसी जैसे 9 महीने की है, तो प्लेसेंटा यहाँ पर 9 महीने की एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेम्परेरी टाइप, लेकिन पार्ट्यूलेशन होने के बाद में प्लेसेंटा में रचना है वो खत्म हो जाती है, इसलिए इसको अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि माना गया है, यानी टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कुछ बेस्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हो, जैसे गिर लायन का है, इधर एलिफेंट का है। हाँ, ये एक कंपेरेटिव टेबल है, इसमें ओविपैरिटी, अविविपैरिटी और विविपैरिटी, बहुत ही रिमार्केबल कंपेरिजन है इसमें। ओविपैरिटी मीन्स ओविपैरिटी इज द ट्रेट ऑफ लेइंग एग्स, यानी अंडे देने की जो परिघटना है ये ओविपैरिटी है। Oviparity is the laying of eggs and keeping them inside the mother animal's body till they hatch.
ओविपेरिटी में अंडों को शरीर के अंदर रखा जाता है और शरीर के अंदर ही इनका डेवलपमेंट होता है और इनके अंदर हैचिंग जब होती है तो हैचिंग के बाद में इमेच्योर एम्ब्रियो या लार्वल स्टेजेस है वो रिलीज होती है। विविपेरिटी इज गिविंग यंग वंस और विविपेरिटी जो है इसके अंदर पूर्ण विकसित भ्रूण को जो है वो जन्म दिया जाता है। तो ये एक डेफिनेशन का डिफरेंस है। इसके बाद ऑर्गेनिज्म शॉन, ओविपेरिटी की जो परिघटना है ये पाई जाती है बर्ड्स के अंदर, इंसेक्ट के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर और मछलियों के अंदर। ओविपेरिटी की परिघटना ये पाई जाती है कुछ रेप्टाइल्स में, कुछ एम्फीबियंस में। और विविपेरिटी की जो परिघटना है ये पाई जाती है कुछ रेप्टाइल्स में, कुछ मछलियों के अंदर, कुछ एम्फीबियंस में और स्तनधारियों के अंदर। इसके पश्चात में टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। जितने भी ओविपेरियस एनिमल्स होंगे इनमें निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर भी हो सकती है, शरीर के बाहर भी हो सकती है। जितने भी ओविपेरियस एनिमल हैं इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शरीर के अंदर ही होती है और विविपेरियस एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है। लेइंग एग्स, ओविपेरियस एनिमल्स हैं ये अंडों को रिलीज करते हैं। ओविपेरियस एनिमल्स ये भी अंडों को रिलीज करता है। विविपेरियस एनिमल्स ये अंडों को रिलीज नहीं करते हैं, ओवम को रिलीज करते हैं। न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब इसके अंदर ओविपेरिटी जो है इसके अंदर फ्रॉम द एग योक, अंडे में उपस्थित जो योक है वो इसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओविपेरियस में भी योक है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जबकि विविपेरियस एनिमल्स में मदर के द्वारा न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। प्लेसेंटल कनेक्शन, ओविपेरियस एनिमल्स में कोई डेवलपिंग एम्ब्रियो और मदर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं पाया जाता है। ओविपेरियस एनिमल्स में भी कोई कनेक्शन नहीं पाया जाता है, लेकिन विविपेरियस प्राणियों में फीमेल बॉडी और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में कनेक्शन पाया जाता है और यही कनेक्शन आगे चलकर प्लेसेंटा नामक रचना में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओविपेरियस एनिमल्स में भ्रूण का परिवर्तन मदर के शरीर के बाहर होता है। ओविपेरियस एनिमल्स में डेवलपमेंट मदर के शरीर के अंदर होता है और विविपेरियस प्राणियों में डेवलपमेंट मदर की बॉडी में यूट्रस में होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस इस टेबल के माध्यम से मैंने आपसे शेयर किए। ओविपेरियस एनिमल्स, ओविपेरियस एनिमल्स और विविपेरियस एनिमल्स। आजकल कुछ किताबों में और टर्मिनोलॉजी भी जैसे मेंशन है, जैसे ओविपोजिशन ऑफ डेवलपिंग एग्स, इट मीन्स ओविपेरिटी। लाइव बर्थ ऑफ प्री मेटामॉर्फोज लार्वी, ये विविपेरिटी की तरह प्रोसीजर होती है। लाइव बियरिंग प्लस मेनली विटलाइन न्यूट्रिएंट्स, इसको लेसिथोट्रोपिक विविपेरिटी का नाम दिया है। लाइव बियरिंग प्लस नो प्लेसेंटा, इसको एप्लेसेंटल विविपेरिटी का नाम दिया है। लाइव बियरिंग प्लस सेल मेम्ब्रेन, इसको विविपेरिटी का नाम दिया है। पेरेंटल केयर ऑफ एग, इसको एग ब्रोडिंग के नाम से जाना जाता है। एंड पेरेंटल केयर ऑफ एग्स, इसको स्यूडो विविपेरिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टेबल है, वो मैंने स्लाइड के माध्यम से आपसे शेयर करी है। तो लास्ट में इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, देखो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक्वेटिक लाइफ से टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ शिफ्टिंग कैसे हो रही है, फिशी से लेके मैमल्स की तरफ कैसे शिफ्टिंग हो रही है। अब ये जो विविपेरिटी परिघटना जो डेवलप तो हुई एनिमल किंगडम में, लेकिन इसका उद्विकासीय महत्व क्या है, इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, तो इस व्याख्यान का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एग्जाम में तो कई बार शॉर्ट नोट्स के रूप में भी इसको अलग से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ विविपेरिटी। तो इसमें कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट है वो मैं यहाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ, डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ उसमें। रिप्रोडक्शन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर ऑफ ऑल एनिमल्स।
प्रजनन की जो परिघटना है ये लगभग सभी प्राणियों पाई जाती है और सभी प्राणियों का एक ही विशेष लक्षण भी है। नो एनिमल रिप्रोड्यूस, इट इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन। अब कोई भी प्राणी प्रजनन नहीं करे, ये अपनी कल्पना के बाहर। प्रत्येक प्राणी प्रजनन करता है, प्रत्येक पौधा प्रजनन करता है, प्रोकैरियोट से प्रजनन करता है। बैक्टीरिया है मान लीजिए, नहीं बैक्टीरिया में भी कॉन्जुगेशन की परिघटना होती है, उसके अंदर भी कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और डोनर बैक्टीरिया से रिसिपिएंट बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर होता है। इसलिए एनिमल्स में रिप्रोडक्शन नहीं हो, ये कल्पना के बाहर की चीज है। Yolk is the primary source of energy which is supplemented by other secondary sources। और भ्रूण के परिवर्तन के दौरान योग जो होता है ये ऊर्जा का एक प्राथमिक स्रोत है। इसके अलावा अदर जो स्रोत है वो सेकेंडरी सोर्स हो सकते हैं, द्वितीयक सोर्स हो सकते हैं। सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी में भी एल्ब्यूमिन, एनर्जी का जो सेकेंडरी सोर्स है वो एल्ब्यूमिन हो सकता है, मैटरनल ब्लड हो सकता है, मेमोरी ग्लैंड हो सकती है, मिल्क हो सकता है, पिजन मिल्क हो सकता है। एट ए टाइम मिलियन ऑफ एग्स आर लेड, जिसमें भी सेल्ड और सेललेस, और एक साथ लाखों की संख्या में अंडे दिए जाते हैं। ये अंडे कवच युक्त भी हो सकते हैं यानी क्लिडोइड प्रकार के, या कवच विहीन भी हो सकते हैं यानी नॉन क्लिडोइड प्रकार। इट्स पेरेंटल केयर में बी 0 to मैक्सिमम। इन डेवलपिंग एग का पैतृक रक्षण जो होता है ये शून्य से लेके सर्वाधिक तक 0 to मैक्सिमम हो सकता है। When these eggs are retained in mouth or in skin of amphibians, then primary oviparity is secondarily substituted by viviparity। तो कई बार देखा है कि मछलियों के जो माउथ है उसके अंदर अंडे हैं वो चिपके रहते हैं, एम्फीबियंस में इनकी स्किन के द्वारा अंडे हैं वो चिपके रहते हैं। तो प्राइमरी ओविपेरिटी की जो परिघटना है ये द्वितीयक रूप से विविपेरिटी के द्वारा प्रतिस्थापित हो रही है, यानी शिफ्टिंग हो रही है, एक तरह रिप्लेसमेंट हो रहा है। डिफरेंशिएशन प्रोसेस इज डिलेड अप टू ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। विभेदन की जो प्रक्रिया है ये भ्रूण के विकसित होने तक विलंबित रहती है। न्यूली फॉर्म्ड लार्वा में बी लार्ज। नवजात जो लार्वा है इसका आकार बड़ा हो सकता है। न्यूबॉर्न ऑफ व्हेल इज 20 फीट लॉन्ग। जैसे व्हेल का नवजात शिशु है ये कम से कम 20 फीट लंबा होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भ्रूण का जो परिवर्तन है ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। Whenever we talk about viviparity, it is linked with mammals। और जब भी हम विविपेरिटी की बात करते हैं, जरायुजता की बात करते हैं, तो इसका सीधा संबंध स्तनधारियों के साथ बैठता है। Although viviparity is found in fishes, amphibians and reptiles। यद्यपि विविपेरिटी की परिघटना मछलियों में भी पाई जाती है, एम्फीबियंस में भी पाई जाती है और रेप्टाइल्स में भी पाई जाती है। ओविपेरिटी इज मोर डोमिनेंट इन लोअर वर्टिब्रेट्स। ओविपेरिटी की परिघटना लोअर कैटेगरी की जो वर्टिब्रेट्स है उसमें प्रभावी है या मोर कॉमन है। हेंस इट इज पॉसिबल दैट अर्ली वर्टिब्रेट्स आर ओविपेरस एंड दे एक्ट एज बेस लाइन ऑफ फिलोजेनेटिक ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी। इसलिए संभव है कि स्टार्टिंग के जो वर्टिब्रेट है, ग्रास रूट लेवल के जो वर्टिब्रेट्स हैं वो ओविपेरस होने के कारण इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी का जो फिलोजेनिक जो ट्री बनता है उस ट्री में ये बेसलाइन के रूप में काम करता है। एंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर स्मॉल इन साइज विथ ओलिगोलेस्टल एग्स एंड हाई अमाउंट ऑफ योक इन पॉलीलेस्टल एग्स इज सेकेंडरीली एक्वायर्ड। और वर्टिब्रेट के जो पूर्वज थे वो उनमें जो अंडे हैं वो छोटे आकार के हैं और ओलिगोलेस्टल प्रकार के हैं। एंड हाई अमाउंट ऑफ योक इन पॉलीलेस्टल एग इज सेकेंडरीली एक्वायर्ड। और पॉलीलेस्टल अंडों में योग की अत्यधिक मात्रा है, ये द्वितीयक रूप से उपार्जित की गई है, अर्जित नहीं की गई है। इट इज
secondarily acquired. In vertebrates, shape and size of egg and amount of yolk represents a remarkable fluctuations. तो वर्टिब्रेट्स में अंडों का आकार, अंडों की आकृति और अंडों में योग की मात्रा, इनमें जबरदस्त फ्लक्चुएशन है वो देखने को मिलता है. अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स वेरियस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी ऑब्जर्व. वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रजनन की अनेक तरह की युक्तियां, डिवाइसेस वो अपने को देखने को मिलती है. अमॉन्ग लोअर एनिमल्स एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन मिलियंस. लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं इनमें अंडे लाखों की संख्या में दिए जाते हैं, बट सर्वाइवल रेट इज वेरी लेस. लेकिन इनमें सफलता की जो दर है, उत्तरजीविता की जो दर है, सर्वाइवल रेट है, यह बहुत कम होती है क्योंकि मृत्यु दर हो जाता है. टू इंक्रीज द सर्वाइवल रेट, प्रॉपर प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेटरी डिवाइसेस एग्जिस्ट एंड पेरेंटल केयर इज हाईली नेग्लेक्टेड. अब इन प्राणियों में उत्तरजीविता की दर को बढ़ाने के लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन का होना आवश्यक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन का होना आवश्यक है, प्रॉपर रेस्पिरेटरी डिवाइस का होना आवश्यक है. इसके साथ साथ पैतृक रक्षण का भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्यादातर जो मैमल्स हैं वो एल्ट्रोशियल नेचर के हैं, प्रिकॉशियल नहीं है. प्रिकॉशियल बच्चे होते हैं वो तो पैदा होते ही चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे पीकॉक के बच्चे हैं, गाय भैंसों के बच्चे हैं. लेकिन अपने मनुष्य के जो बच्चे हैं वो पैदा होते चलना प्रारंभ नहीं करते हैं, ये एल्ट्रोशियल टाइप के हैं और इन बच्चों की 2-3 साल तक पूरी देखभाल है वो करनी पड़ती है. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन बर्ड्स एंड मैमल्स, पैरेलल इवोल्यूशन स्टार्टेड एज द रेप्टाइल्स आर कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स. अब इस समस्या से निजात पाने के लिए, इस समस्या के सॉल्यूशंस के लिए इवोल्यूशन की जो प्रक्रिया है ये सबसे पहले रेप्टाइल्स में प्रारंभ हुई. और रेप्टाइल पक्षी और प्रोटोथेरियन मैमल्स के एक तरह से सामान्य पूर्वज है, एक तरह से वो कॉमन एंसेस्टर्स है. इसलिए पक्षियों की उत्पत्ति है वो भी रेप्टाइल से हुई है और प्रोटोथेरियन स्तनधारियों की उत्पत्ति ये भी रेप्टाइल से हुई है. इन बर्ड्स, besides the presence of cell, extra-embryonic membranes are also present. तो पक्षियों के जो अंडे होते हैं, इन अंडों में कवच तो है ही, कवच के साथ साथ इनमें भ्रूणी झिल्लियां भी बनती हैं, जिसमें एम्नियोन है, कॉर्डियन है, एलेंटोइस है, योगसेक है. और इन भ्रूणी झिल्लियों की प्रेजेंस के कारण ही इनको एमनियोट्स की कैटेगरी में रखा जाता है. तो यहाँ पर रेप्टाइल से पहले के जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे नॉन एमनियोट्स हैं और रेप्टाइल्स के बाद के जो एनिमल्स हैं वो सारे एमनियोट्स हैं, क्योंकि इनमें भ्रूण में परिवर्तन के दौरान एम्नियोन झिल्ली है वो देखी जाती है. ऑन अनदर हैंड, इन मैमल्स, eggs are L-acetal type, so developing embryo is provided with extra embryonic membrane as well as placenta. अब दूसरी तरफ जो और स्तनधारी है इनके अंडे एल-एसिथल प्रकार के होते हैं, इसलिए इन अंडों में भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए भ्रूणीय झिल्लियां तो बनती ही बनती है. भ्रूणीय झिल्लियों के साथ साथ इनमें प्लेसेंटा नामक रचना भी विकसित हो जाती है. दिस डेवलपमेंट टेक प्लेस इन क्वालिटेटिव मैनर, नॉट इन क्वांटिटेटिव मैनर. और इन भ्रूण में जो विकास होता है वो गुणात्मक प्रकार का होता है, न कि मात्रात्मक प्रकार का. इस कारण इनमें सर्वाइवल रेट जो होती है, उत्तरजीविता की जो दर होती है, ये काफी हद तक बढ़ जाती है. हाँ, ये कुल्ला क्यास का अपना व्याख्यान और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड. अब चूंकि कोरोना के कारण इस वर्ष परीक्षाएं हो नहीं पाई और अब परीक्षाएं होने वाली है 20 अगस्त से, तो बच्चों के ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक मैंने तैयार किया है. हालांकि इस टॉपिक में मैटर बहुत कम अवेलेबल है, केवल पुरानी जो पुस्तकें, हिस्टोरिकल बुक जो है एम्ब्रियोलॉजी की, बैलेंस की है, जैसे पैटर्न की है, फिलिप ग्रांट की है, हॉपर एंड हार्ट की किताबें हैं, उन पुरानी किताबों में ही इसका मैटर है अवेलेबल है. तो वर्तमान में जो एम्ब्रियोलॉजी की
जो किताबें आ रही है वो मॉडर्न डेवलपमेंट बायोलॉजी के नाम से आती है, और उसमें पूरा जो डेवलपमेंट है वो जेनिक रेगुलेशन पे, यानी कोई प्रकट ना हो उसमें जीन का इन्वॉल्वमेंट है। तो वर्तमान में जैसे गिलबर्ट की किताब है, स्कॉट एफ गिलबर्ट, तो ये मॉलिकुलर एम्ब्रियोलॉजी है, और मॉडर्न नॉलेज के हिसाब से देखें तो गिलबर्ट की किताब बेस्ट है। लेकिन ये क्लासिकल टॉपिक्स, इवोल्यूशन ऑफ वीपैटी, इवोल्यूशन ऑफ क्लीटोइड, और इसके जो मटेरियल है ये पुरानी पुस्तकों में भी मिलता है। तो मैंने काफ़ी मेहनत करके इस टॉपिक को मैंने तैयार किया है, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और ये मेरा चैनल है, आप यूट्यूब में सर्च करोगे डॉक्टर के सिसोदिया, तो ये इसके नाम से मेरा चैनल है, वो आपको मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ इन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इनमें कोई किसी तरह की कोई कमी हो तो आप निसंकोच में ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप उनसे शेयर करें, और मैं ऐसे सुझावों का स्वागत करूंगा, वेलकम करूंगा। और अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, और मेरी तरफ से, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, थैंक यू।